हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज हम 14 फरवरी के इस करंट अफेयर सेशन को करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न आपको ये दिखाई दे रहा होगा, रिसेंटली हु विंस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चॉइस अवार्ड 2021। कह रहा है कि 2021 के लिए जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड है वो किसे मिला है, उसमें पहला स्थान किसने हासिल किया है। ठीक है, ये सवाल आपके सामने है। तो इसका उत्तर होगा रॉबर्ट इरविन। ये जो देख रहे हैं ये है रॉबर्ट इरविन। ये फोटोग्राफर हैं, कहाँ के हैं, पहला बात तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के फोटोग्राफर हैं। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है लंदन में। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कहाँ दिया जाता है ये पुरस्कार आपको लंदन में मिलता है। और इस बार के जो विजेता हैं, सबसे फर्स्ट स्थान पे जो आए हैं, पीपल के द्वारा चुने गए हैं, वो रॉबर्ट इरविन है ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने जो जो फोटो लिया था उस फोटो का नाम है द बुश फायर। उसका टाइटल था द बुश फायर। जो ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में जो आग लगा था उसका ये इन्होंने तस्वीर खींचा है। आप देख सकते हो, ये तस्वीर देख सकते हो। देखिए पहले आप यहाँ समझ लीजिए, ये तस्वीर देख लिया गया। ये जो जहाँ पे आग नहीं लगा हुआ है, कहने का मतलब देख ले सकते हैं, ये बीच में डिवाइडर का काम कर रही है बुश फायर, ये डिवाइडर का काम कर रही है। तो ये जो फोटो ड्रोन से लिया गया है, एक अपने आप में एक बहुत ही, कहने का मतलब इनक्रेडिबल है, इसीलिए इनको इस बार सिलेक्ट किया गया लोगों को द्वारा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर में। ठीक है, आप देख सकते हो ऊपर में लिखा हुआ है, चीज़ों को समझना है। ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, ओके, फर्स्ट प्राइज इन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। और किसके लिए मिला, तो बुश फायर। इसका क्या नाम है, बुश फायर। चीज़ों को ध्यान रखिएगा, किस 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 चीज़ के लिए, तो बुश फायर के लिए। ओके, ये कहाँ लिया गया है, तो आप समझ सकते हो, स्टीव इरविन वाइल्ड लाइफ रिजर्व इन केप यॉर्क, क्वींसलैंड। क्वींसलैंड क्या है, ऑस्ट्रेलिया का जगह है। तो क्वींसलैंड में स्टीव इरविन वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, वहाँ का ये सीन है। आप लोग सोच सकते हो, क्वींसलैंड में है स्टीव इरविन वाइल्ड लाइफ रिजर्व इन द केप यॉर्क। ठीक है, क्लियर। यहाँ तक आप लोग चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि स्टीव इरविन वाइल्ड लाइफ रिजर्व कहाँ है, तो ये हमारा है क्वींसलैंड में। ओके, हिंदी में हमारा सेम चीज लिखा हुआ, तो आप इस चीज को पढ़ सकते हैं। ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो जैसे ही हम बात आता है कोई महादेश या कोई कंट्री का, तो एक सवाल बहुत ही एग्जाम में आते रहता है ग्रासलैंड के बारे में। ये ग्रासलैंड कहाँ पाया जाता है, घास का मैदान जिसे हिंदी में बोलते हैं। आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो ये आपके सामने जो लिस्ट है, इस चीज़ को अगर हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बार बार अगर हम महीने में 2-3 बार इस चीज़ को देखते रहते हैं, तो हमारा याद करने का झंझट खत्म हो जाता है और चीज़ें हमारे अपने आप क्लियर हो जाती है। तो आपके सामने से जो सवाल है, प्रेरी घास का मैदान। ये प्रेरी घास का जो ग्रासलैंड है वो पाया जाता है बेसिकली यूएसए में और कनाडा में, तो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसे हम विश्व की कह सकते हैं अनाज मंडी बोल सकते हैं, या विश्व की गेहूं की टोकरी बोलते हैं इस एरिया को, क्योंकि यहाँ पे गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रेरी घास का मैदान है। ओके, पम्पास की बात करेंगे, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, मतलब उत्तरी अमेरिका, यूएसए। पम्पास की बात करेंगे तो ये हो जाएगा साउथ अमेरिका में। और ये अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील, ये क्षेत्र देख रहे हैं अर्जेंटीना में, उरुग्वे में और ब्राजील में। जैसे कि हम बनाते हैं अगर मैप, इसका अगर हम मैप बनाते हैं, क्या बोलते हैं, अगर नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का मैप बनाते हैं, तो ये देखते हैं इस साइड में ब्राज़ील है, ये ब्राज़ील है, इधर अर्जेंटीना है। ओके, यहाँ पर उरुग्वे है। तो इस एरिया में जो पाया जाता है घास का मैदान, ये घास का मैदान है बेसिकली हमारा पम्पास। क्लियर। हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है डॉन्स। डॉन्स कहाँ पाया था, तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया था भाई, डॉन्स पाया था। ठीक है, हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जब मैप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे में है, डाउन में है। तो इसमें कहाँ क्या पाया जाएगा, डाउन। बस याद करने के लिए एक ये भी ट्रिक है, कोई बड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि डाउन वहाँ पे है इस तरह से। ठीक है, अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका के बीचों बीच में, मध्य अमेरिका अफ्रीका की बात करेंगे, पूरे अफ्रीका महादेश की बात करेंगे, तो बीच में जो ग्रासलैंड पाया जाता है ये सवाना है। क्या है, इसका नाम है सवाना। सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका। कैंपोज की बात करें तो ब्राजील में, ब्राजील के ऊपरी हिस्से में कैंपोज घास का मैदान पाया जाता है, और ब्राजील में पंपास जो पाया जाता है। ये दोनों आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, कैंपोज और पंपास, कैंपोज और पंपास, ये ध्यान रखिएगा। मैं फिर से लिखता हूँ, कैंपोज एंड दिस इज पंपास। क्लियर। पूछताछ,
पूछताछ की बात करेगा तो पूछताछ घास का मैदान कहाँ है? हंगरी में और उसके बगल वाले क्षेत्र में पूछताछ घास का मैदान। बेल्ट कहाँ है? तो बेल्ट हमारा साउथ अफ्रीका में है, वो स्वाना में है। तो आपको सबसे ज्यादा याद रखना है, वो याद रखना है कि साउथ अफ्रीका में क्या पाया था? वेल्ट घास का मैदान, वेल्ड घास का मैदान। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये है मंचूरिया ग्रासलैंड, मंचूरियन ग्रासलैंड। ये मंगोलिया में, एम से मंचूरिया, एम से मंगोलिया, मंगोलिया चाइना से लोग मंचूरियम खाते हैं, तो मंचूरिया ग्रासलैंड मंगोलिया में। सेंटरब्यूरी क्या है? कैंटरब्यूरी, सर कैंटरब्यूरी क्या है? तो न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में घास का मैदान को कैंटरब्यूरी बोलते हैं। ओके, ये दिस कह सकते हैं कि आप यहाँ पे लानोस घास का मैदान जो कि कम वेनेजुएला में है, लानोस घास का मैदान हमारा वेनेजुएला में है और कोलंबिया में है। तो ये सफिशियंट है, कोई भी एग्जाम में अगर आपका घास का मैदान आएगा तो इस जो लिस्ट देख रहे हैं इससे आगे नहीं आएगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना, इसको आप रिवाइज करना हमेशा, आपको चीजें सब कुछ याद हो जाएगी बहुत ही अच्छे से। जब ज्योग्राफी पढ़िएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वहां पर इन चीजों को रिपीट होगा तो आपको ऐसे ऑलरेडी याद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु बिकम वर्ल्ड यंगेस्ट सेल्फ मेड वुमन बिलियनियर। कह रहा है कि हाल में मतलब रिसेंटली कौन दुनिया में सबसे युवा महिला अरबपति बनी है? सबसे कम उम्र की ये महिला जो आप देख रहे हैं, इसकी उम्र 29 ईयर है। क्या है? 29 ईयर है। ये सबसे अमीरों की सूची में है, सबसे टॉप में, सबसे कम उम्र में बनी है अमीर। ठीक है, और ये है हमारी विटनी वोल्फ हर्ड। विटनी वोल्फ हर्ड, ये विटनी वोल्फ हर्ड देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं बम्बल, आपने बम्बल कभी कभी सुना देखा होगा, ऐड में आते रहता है। ये डेटिंग ऐप है। क्या है? ये डेटिंग ऐप है। ओके, तो डेटिंग ऐप है, इन्हीं का ये फाउंडर है, सीईओ ही है। फिर ठीक है, इन्हीं का ये फाउंडर है, इस ऐप का फाउंडर है। इन्होंने इस ऐप को बनाया है, बम्बल ऐप को। ठीक है, तो बम्बल ऐप को इन्होंने बनाया है जो कि डेटिंग ऐप है। ओके, चीजों को याद रखिएगा। इसका नाम है विल्फ वोल्फ और हर्ड, विल्फ वोल्फ हर्ड, ये ध्यान रखिए। विटनी वोल्फ हर्ड, विटनी वोल्फ हर्ड। ओके, ये बम्बल, इन्होंने दुनिया की, कहने का मतलब है कि बहुत कम उम्र में इन्होंने सबसे ज्यादा अरबपति बन चुकी है, जिसको विलेनियर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, विलेनियर, तो ये अरबपति हो गया। ठीक है, ध्यान में रहना चाहिए आपको चीजों को। और बात करेंगे टिंडर, तो टिंडर की ये को फाउंडर रह चुके हैं। जो टिंडर एक डेटिंग ऐप है, इसका भी को फाउंडर रह चुकी है, मतलब कहने के साथ में सह संस्थापक के रूप में ये ऑलरेडी रह चुकी है टिंडर के को फाउंडर के रूप में। ओके, चलिए ये देख रहे हैं मकंजी स्कॉट। मकंजी स्कॉट की बात करेंगे तो ये तीसरे नंबर पे सबसे अमीर महिला है। और ये आपको नाम आप लोग सुना होगा कि आपने सुना जेफ बेजोस का नाम, जो अमेजन के बात करेंगे सीईओ थे। तो जेफ बेजोस की पत्नी थी मैकेंजी स्कॉट, जिसका कि अब मतलब डाइवोर्स हो चुका है, तो यही है मैकेंजी स्कॉट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैकेंजी स्कॉट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है रिसेंटली इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन, हाल में ही वुमेन एंड गर्ल इन साइंस 2021 इज ऑब्जर्व। कह रहा है कि हाल में लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया गया। ये हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये महिलाओं को, बेसिकली महिलाओं के को साइंस में रुचि बढ़ाने के लिए, साइंस में क्षेत्र में काम अच्छा मतलब इम्पावरमेंट करने के लिए ये चीज दिन मनाया जाता है। ये हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 11 फरवरी को हर समय मनाया जाता है, ध्यान रखिए 11 फरवरी को हर समय मनाया जाता है ये चीज। ठीक है, तो इस बार भी 11 फरवरी को ही मनाया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सबसे जो बड़ी बात आपको याद रखना है, ये देखिए इसके ही तर्ज पे, इसके ही मतलब कहने का मतलब ओकेजन पे हमारे भारत में ये जो विज्ञान ज्योति कार्यक्रम है, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम, इसका सेकेंड फेज चालू हो गया। ये विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का दूसरा चरण स्टार्ट हो गया है। इसमें क्या था कि पहले चरण मतलब इस क्यों स्टार्ट किया गया था, इसमें विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को रुचि बढ़ाने के लिए 50 जिलों में केंद्रीय विद्यालय, सॉरी जवाहर नवोदय विद्यालय में, JNV जवाहर नवोदय विद्यालय में 9 से लेकर 12th क्लास करके बच्चों को, लड़कियों को ये मतलब विशेष सुविधा मतलब स्कॉलरशिप ये सब प्रदान करने की बात की गई थी। तो शुरू में 50 जिलों में स्टार्ट हुआ था और सेकंड फेज में भी 50 जिलों में स्टार्ट होगा। कुल मिलाकर इसमें 100 जिले कैप्चर होंगे। तो ये सेकंड फेज अभी स्टार्ट हो चुका है, इसी के मतलब 11 फरवरी को। ठीक है, तो बताएगा कि जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस जो है,
इसका थीम इस बार क्या है, क्योंकि थीम बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। क्या है भाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस बार का जो थीम है आप देख सकते हो, वुमन साइंटिस्ट एट फोर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। जितनी भी महिलाएं जो वैज्ञानिक रही हैं, वो जो कोविड-19 के योद्धा के रूप में जो काम की है, उस यही थीम इस बार का, ठीक है। वुमन साइंटिस्ट एट द फोर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 मतलब आप कह सकते हैं कि कोविड-19 के योद्धा के रूप में इस बार महिलाओं के साइंटिस्ट को, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे इस बार का थीम रखा गया है, ठीक है। आपको याद हो गया होगा चीजें, देख सकते हैं। विज्ञान ज्योति का दूसरा कार्यक्रम 11 फरवरी को स्टार्ट हुआ। यह कार्यक्रम विज्ञान में महिलाओं और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उत्सव शुरू किया गया, ठीक है। इसका क्या है, इसमें क्या है कि विज्ञान में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ओके। यह उन्हें स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 50 जिलों में लागू किया गया था। पिछला साल लागू हुआ था 2019 में, ठीक है, 2019 में। अब ये स्टार्ट हुआ है 2021 में, जिसमें कि 50 और जिले लाभान्वित हुए हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। और ये जवाहर नवोदय विद्यालय में स्टार्ट होता है, मतलब कहने का मतलब 50 जवाहर नवोदय विद्यालय में स्टार्ट होता है 50 जिलों में, और फिर 50 जवाहर नवोदय विद्यालय में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आगे बात करेंगे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये आपको डेट बहुत बार पूछता है। तो जब राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करेगा तो 24 जनवरी, ठीक है। अगर यही बात करता है आपका इंटरनेशनल की बात करता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। महिला दिवस की बात करेगा, विश्व महिला तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च। और बात करें विज्ञान दिवस तो 28 फरवरी। आपको डेट याद रखने हैं, 28 फरवरी आने वाला है, ओके। तो ये आपको डेट याद रखने हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है कि अंतर्राष्ट्रीय वाला कब मनाया जाता है और इंटरनेशनल मतलब नेशनल वाला कब मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको पूरा याद रखना है, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 25 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, 25 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, ये बताइएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। कह रहा है कि वेयर इज द फॉसिल ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एनिमल डिकिंसोनिया एवर डिस्कवर्ड। एक दुनिया के सबसे प्राचीन जानवर की बात करेंगे, जीवाश्म की बात करेंगे, तो वो डिकिंसोनिया का है, जो कि पहले ऑस्ट्रेलिया में मिला था। शुरुआत में सबसे जो पुराना था वो ऑस्ट्रेलिया का था, ये ध्यान रखिएगा, जो कि 54 मिलियन, ठीक है, सॉरी 540 मिलियन ईयर एगो, मतलब इसके इतना साल पुराना था, 540 मिलियन ईयर एगो, इतना साल पुराना था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में था। लेकिन क्या हुआ, हाल में डिस्कवरी हुआ हमारे भीमबेटका में। भीमबेटका जो बात करेंगे, जो कि रॉक केव शेल्टर है, आपको पता है रॉक केव शेल्टर है। तो भीमबेटका में जो डिक्सोनिया का देखिए, डिक्सोनिया जो मतलब कहने का मतलब जानवर है, उसका ये फॉसिल से चट्टानों के ऊपर, ठीक है, देख सकते हो किस तरह का आकार था इसका। तो ये पहले ऑस्ट्रेलिया में था, लेकिन इस बार जब हुआ तो हमारे भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, आपको पता है भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए सेम आकृति आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आप आकृति देख रहे हैं, ये सेम आकृति देखिए, लाइनिंग लाइनिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे पाया गया है हमारे भीमबेटका के अंदर, जो कि एमपी में है। और भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको ये भी पता है कि रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। और ये यूनेस्को के हेरिटेज साइट में आपका मतलब 2003 में डाला गया। कब डाला गया, 2003 में, ध्यान रखिएगा 2003 में डाला गया यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ये जो खोजा गया है भीमबेटका में, ये 570 मिलियन ईयर एगो का है। तो सोच लीजिए सबसे पुराना हो गया, ऑस्ट्रेलिया वाला से ये पुराना हो गया। ऑस्ट्रेलिया में भी डिकिंसोनिया का ही मिला था और यहाँ भी डिकिंसोनिया का ही मिला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोथल कहाँ है, लोथल एक बंदरगाह है जो कि गुजरात में था, सॉरी गुजरात में है। बंदरगाह था किसके लिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। और सबसे एक्सेप्शन क्या था कि जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के सारे जितने भी दरवाजे थे, वो आपको मुख्य सड़क पे नहीं खुलता था, मेन रोड पे नहीं खुलता था, वो जाके स्ट्रीट गली में खुलता था। लेकिन लोथल में क्या था कि एक्सेप्शन था, ये इनका दरवाजा मुख्य सड़क पे ही खुलता था, लोथल का, ये आपको एक्सेप्शन पता होना चाहिए। हाथी दांत का पैमाना, यहाँ पे हाथी दांत का पैमाना जो मिला है, ये भी लोथल से मिला है।
ये भी आपको ध्यान रखना। डॉकयार्ड है, लोथल डॉकयार्ड था, ठीक है। बुर्ज होम की बात करेंगे तो ये कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में है, और बुर्ज होम से मिला है एक सब मिला था जिसमें कि मालिक जो था उसके साथ कुत्ते को दफनाया गया था। तो ये आपको बहुत ही मतलब कहने का पूछता है कि मालिक के साथ कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य कौन से जगह से प्राप्त होता है, तो बुर्ज होम, वो कौन सा जगह है, बुर्ज होम है, जो कि पाषाणकालीन स्थल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिडवाना राजस्थान में है, डिडवाना राजस्थान में, ये भी पाषाणकालीन स्थल है। ये सारे आपको चीजें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे चलते जब मध्य प्रदेश आएंगे, देखिए भीमबेटका पर देख सकते हैं ये चित्रकारी किया गया। भीमबेटका जो गुफा, आप अंदर जाइएगा तो उसकी दीवारों पर ये सब देखिएगा रेड कलर में चित्रकारी किया गया था, जो कि बहुत पहले देख सकते हैं शिकार करते हुए इस पत्थर उतर, मतलब उस समय के लोग जो समाज में रहते थे उन चीजों को चित्र के रूप में दिखाया है। तो ये कह सकते हैं कि रॉक पेंटिंग के लिए भी भीमबेटका हमारा प्रसिद्ध है, रॉक पेंटिंग के लिए भी भीमबेटका प्रसिद्ध है। 2003 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया, 2003 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और हम बात करेंगे कि आपके लिए क्वेश्चन है कि, हाँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आगरा फोर्ट सबसे पहले जो यूनेस्को में शामिल किया गया भारत की ओर से, वो आगरा फोर्ट था 1983 में। आगरा फोर्ट को शामिल किया गया, आगरा किला को सबसे पहली बार यूनेस्को में शामिल किया गया, 1983 में शामिल किया गया था। और तो आपके लिए एक सवाल है कि अभी तक भारत में कितने साइट्स को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में मान्यता प्राप्त है। कह सकते हैं कि यूनेस्को साइट की संख्या कितनी है, मतलब हाउ मेनी यूनेस्को साइट इन इंडिया, आप बताइए कमेंट करके। साथ में ये बताइएगा कि सबसे लेटेस्ट में रिसेंटली सबसे हाल में किसको यूनेस्को साइट में दर्जा प्राप्त हुआ, किस चीज को, ये अभी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आपके लिए प्रश्न आपके पास है, ठीक है, ओके। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। इसको यूनेस्को साइट में कब मिला दर्जा, ये भी कमेंट करके बताइएगा। आपके सामने 2-3 सवाल है, चीजों सुन लीजिए और उनको बना के आप लोग को कमेंट में आपको करना है, ठीक है। चलिए, जब हम मध्य प्रदेश के ओर आ गए तो थोड़ा सा हम देख लेंगे कि सबसे ज्यादा वन, अगर एरिया वाइज बात करेंगे, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की बात करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा एरिया में, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन से सबसे ज्यादा कहाँ फैला हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। हाल में वन रिपोर्ट आया तो उसमें सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर बात करें सबसे ज्यादा वन प्रतिशत, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कितना एरिया है, मतलब कि कोई राज्य है इसमें मान लो इतना एरिया में पूरा वन फैला हुआ, तो कह सकते हैं ना कि यार इसका तो पूरा ऑलमोस्ट सारे एरिया में वन फैला हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वन का प्रतिशत कोई भी राज्य है उसमें मान लेते हैं 70 या 80% वन ही है, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा वन होगा इन टर्म ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज की बात करेगा, क्षेत्रफल की बात करेगा तो मध्य प्रदेश सबसे आगे है। अगर परसेंटेज की बात करेगा तो सबसे ज्यादा मिजोरम में, देखिए 85% पूरे एरिया फैला है, मिजोरम के 85% एरिया पे पूरा वन फैला हुआ। सेकंड में अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ भी सेकंड में, यहाँ भी सेकंड में, थर्ड में मेघालय एंड फोर्थ में मणिपुर। तो फर्स्ट सेकंड कम से कम आपको याद रखना है। मिजोरम की बात करेगा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, अगर बात करेगा एरिया मतलब सॉरी मिजोरम की बात करेगा तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल की बात करेगा तो मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। बात करेंगे सबसे ज्यादा कहाँ बढ़ा है पिछले साल की तुलना में, पिछले जो रिपोर्ट आया था उसके तुलना में कौन से राज्य में जो वनों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ी है ज्यादा, वो है कर्नाटका में, सेकंड में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड सेकंड में आंध्र प्रदेश, ये आपको ध्यान में रखनी है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। और ये पूछ सकता है कि सबसे मतलब वन और जो ट्री कवर है वो जो पूरे भारत के एरिया में कितना परसेंटेज, 24.56 है। अगर केवल वन की बात करेगा, पेड़ों को छोड़ दे, चारों तरफ मतलब वन के अलावा और भी चारों तरफ देखते हो अपने सोसाइटी के अंदर या अपने गांव के अंदर चारों तरफ पेड़ रहता है, तो उसको वन के अंदर में काउंटिंग नहीं करते हैं, ट्री कवर के अंदर में काउंटिंग करते हैं। मतलब तो उसको अगर छोड़ दें तो पूरे वन का जो परसेंटेज है 21.67% है पूरे भारत का, ठीक है, 21.67% है। और वही ट्री कवर पूरे भारत का 2.89% है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या सवाल है हमारा, ये हाल में कामेंग जल विद्युत परियोजना कहाँ चालू किया, मतलब देखिए बोल रहा है कि रिसेंटली यूनिट 4 ऑफ कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिकम ऑपरेशनल। कह रहा है कि हाल में एक परियोजना है कामेंग जल विद्युत परियोजना, उसका चौथा चरण मतलब कहने चौथा इकाई जो है उसका परिचालन स्टार्ट हो चुका है, चालू हो चुका, ऑपरेशनल हो चुका है। ये किस राज्य में,
तो कामेंग जल विद्युत परियोजना की अगर बात आपको पास करेगा तो ये कामेंग जल विद्युत परियोजना जो है आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, ये कामेंग एक नदी है। पहला बात, कामेंग एक नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी नदी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, ये कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और ये कामेंग जिले में स्थित है। पहला बात, यहाँ पे एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा 600 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना स्टार्ट किया जा रहा है। तो 150 वाट में बटा हुआ, 150 मेगावाट में बटा हुआ। तो यूनिट चौथा है ये 150 यूनिट का ध्यान रखिएगा, 150 मेगावाट का है। तो 150 पूरी 600 मेगावाट इसका क्षमता है। तो इसका चौथा यूनिट 150 मेगावाट का लॉन्च होने जा रहा है। मतलब ठीक है, 3 और लॉन्च हो चुका, मतलब टोटली कुल मिला के 150, मतलब कहने का मतलब कि 600 मेगावाट ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कामेंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कामेंग नदी पर है, कामेंग जिले में है और ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम थोड़ा सा कि महारत्न कंपनी अभी कितनी है। तो महारत्न कंपनी की संख्या 10 है। आपका सवाल का उत्तर होना चाहिए, आपके लिए एक प्रश्न है कि हाल में रिसेंटली किसे, मतलब सबसे जो नवीनतम है महारत्न कंपनी के अंदर में कौन आया है, ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि कौन सा बीच पोर्टल लॉन्च बाय टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, ये टीफैक के द्वारा एमएसएमई के और लेबर को डायरेक्टली जोड़ने के लिए, साथ में दोनों को एक साथ कनेक्शन करने के लिए, जोड़ने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? प्रौद्योगिकी सूचना पूर्व अनुमान और मूल्यांकन परिषद के द्वारा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। ठीक है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए कौन सा लॉन्च किया गया है ये पोर्टल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है कि पहले क्या होता है कि जैसे ये एमएसएमई है, ठीक है, एमएसएमई है, इसके अंदर में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम आता है। मतलब कहने का मतलब जो छोटे छोटे फैक्ट्री है, छोटे छोटे कोई भी बिजनेस है, ये इसके अंदर में आते हैं। ठीक है, तो बोला एमएससी और जो श्रमिक है, श्रमिक किसको बोलते हैं? जो इसके अंदर में काम करते हैं, फैक्ट्री के अंदर में जो काम करते हैं। तो क्या होता था, इनमें इनको अगर जॉब लेने में काम करना है तो बीच में कहीं ना कहीं कोई लोग कॉन्ट्रैक्टर आता था बीच में, या बीच में कोई लोग, मतलब कहने का मतलब बीच वाले लोग मतलब इसमें आ जाते थे। लेकिन क्या हुआ कि ये पोर्टल लॉन्च किया गया, एक पोर्टल जो सक्षम पोर्टल है। बोला कि इस पोर्टल को अगर हम लॉन्च कर देते हैं तो जो जितने भी लोग रहेंगे, जितने भी लोगों को जॉब ये लेना है, ये डायरेक्टली इस पोर्टल के अकॉर्डिंग इस कंपनी को अप्रोच करेगा, इस कंपनी से कनेक्ट हो पाएंगे, तो बीच में इनका जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इसको लॉन्च किया गया था, लॉन्च किया गया सक्षम पोर्टल को। ध्यान रखिए, सक्षम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगर बात करेंगे एमएसएमई मंत्रालय भी है, तो इसके मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी, आप देख सकते हो कि नितिन गडकरी हमारा रोड प्रसार, कहने का मतलब कि रोड मंत्री भी है, मतलब सड़क परिवहन मंत्री भी है, साथ में एमएसएमई के भी मंत्री हैं नितिन गडकरी। ध्यान रखिएगा, सारे चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये कि इसका काम क्या है? एमएसएमई को जोड़ेगा, डायरेक्टली लेबर से जोड़ेगा, डायरेक्टली जोड़ेगा। ये सक्षम पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए खैर हाल में कौन सा स्पेस एयरक्राफ्ट लॉन्च किया गया है? ठीक है, लॉन्च किया गया है, इसका नाम है तियानवेन पास्ट, जो कि मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया है। ये कौन सा स्पेस क्राफ्ट है, किस कंट्री का? ठीक है, तो ये है भाई हमारे चाइना का। ध्यान रखिए, हमारे चाइना। ठीक है, ओके, हमारे पड़ोसी देश चाइना का है ये अंतरिक्ष यान, इसका नाम है तियानवेन प्रथम, और ये मंगल के कक्षा में प्रवेश कर गया है। ये मंगल के कक्षा में प्रवेश कर गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये प्रवेश करते ही ये वर्ल्ड का छठा मंगल ग्रह पे भेजने वाला बन चुका है। मंगल ग्रह पे मिशन भेजने वाला वर्ल्ड का छठा, पहला नंबर पर अमेरिका, दूसरा पर रूस, तीसरा पर यूरोपियन यूनियन एजेंसी, ठीक है, स्पेस एजेंसी, और चौथा पर इंडिया, और पांचवा पर यूनाइटेड अरब अमीरात, जो कि हाल में 9 फरवरी को ही मंगल ग्रह पर अपना होप मिशन, मैंने कल ही क्लास में बताया था कि होप मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो होप जो मिशन है, होप अंतरिक्ष मिशन जो है, ये हमारा यूएई के द्वारा मतलब भेजा गया था, जो कि अरब देश में सबसे पहला या खाड़ी देश में सबसे पहला मिशन है। ओके, होप मिशन जो कि 9 फरवरी को ही गया है, और ये 5वां देश बन गया। और जो अब चाइना जो हमारा गया है, ये 6ठा देश बन गया है मंगल ग्रह के कक्षा में प्रवेश करने के लिए, मतलब हमारा 6ठा नंबर पे बन चुका है। ठीक है, बातों को ध्यान में रखिएगा। और मंगल ग्रह को हम क्या बोलते हैं?
रेड प्लैनेट बोलते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इसे क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, तो छठा देश जो मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया उसका जो स्पेस क्राफ्ट वो है हमारा चाइना। पहला पर हमारा अमेरिका, दूसरा पर हमारा रूस, तीसरा पर इंडिया, चौथा पे यूएई एंड फिफ्थ पे हमारा छठा पे हमारा हो गया चाइना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 क्लियर। चलिए, तो आज का हमारा करंट अफेयर इतना ही है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको करंट अफेयर कैसा लगता है जो मैं डेली चलवा रहा हूँ। अगर आपको जिसमें कुछ प्रॉब्लम मतलब कहने का इसमें कुछ रिकमेंडेशन देना या कुछ इसमें फीडबैक आपको दे सकते हैं कि क्या इसमें सुधार लाया जाए। ठीक है, और भी करंट अफेयर इसमें डाला जाए या कम डिटेल डाला जाए। ठीक है, इस चीज़ को आप कमेंट करके बताइएगा और इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि आपके सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे बिहार की एग्जाम हो, एनी एग्जाम, कोई भी मतलब एग्जाम जो कंपटीशन जनरल कंपटीशन एग्जाम है वो सारे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तो इस सेशन को समाप्त करते हैं, लाइक कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।